हमारे हिंदू धर्म में जब भी बेटी की विदाई होती है तो उसे विदाई के वक्त श्रीमद् गीता दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है कि जब वो किसी नए परिवार में जाए तो वहां धर्म की स्थापना कर सके, क्योंकि किसी भी परिवार की नींव धर्म के बिना अधूरी है। शालिनी बहन जी, आप गुंजन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे घर में हम उसे लक्ष्मी की तरह रखेंगे। देखिए बहन जी, मैंने मेरी बेटी को फूलों की तरह पाला है। मैंने आज तक उसकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया। उम्मीद करती हूँ आप भी उसे ऐसे ही रखेंगी। शालिनी बहन, ये तो लड़के वालों का सौभाग्य है कि वो किसी के घर की बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाते हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम उनका ध्यान रखें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुंजन, तू रो मत बेटा, तेरी विदाई हो रही है, लेकिन अगर तुझे कोई भी परेशानी हुई तो तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है। अब हमें इजाजत दीजिए, हम गुंजन को अपने साथ ले जा रहे हैं। आओ गुंजन बहू, कार आ गई है। कार इसका ताया का बड़ा बेटा लेकर आया है, क्यों? हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत होगी तुम्हें? अरे दमाजी खुद लेकर आते कार, ये क्यों लेकर आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार दमाजी के पास है ही नहीं? अरे घर तो एक ही है ना, कार जिसकी भी हो क्या फर्क पड़ता है अब? नहीं फर्क पड़ता है। आगे चलकर इन लोगों का राज हो गया तो मेरी बेटी तो दुखी हो जाएगी ना। अभी अभी बेटे की विदाई हुई है और तुम उसके लिए ऐसे शब्द कह रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा ही सोच रही हूँ, तभी कह रही हूँ कि उस घर पर हमारे दामाद और बेटे का राज हो। उस घर में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे चलते हैं, इनसे तुम्हें दूर ही रहना है शालिनी, समझी तुम? शालिनी बनकर शकुनी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन कुछ नहीं, गुंजन वहां सब कुछ अपने आप देख लेगी। अब वही उसका अपना परिवार है। विनोद अपनी पत्नी की आग लगाने वाली बातों को बीच में ही काट देता है, जिससे गुंजन के जीवन में ऐसी बातें शामिल ही ना हो पाए। लेकिन गुंजन में भी कुछ कुछ अपनी माँ जैसे संस्कार थे शायद, इसलिए वो ससुराल आते ही हर चीज में मैं और मेरा देखने लगी। माँ जी, ये सब आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ये सब तो वो मिठाइयाँ है जो मुझे मेरे मायके से मिली है। हाँ गुंजन बहू, लेकिन ये सब मैं जेठ जी के पास लेकर जा रही हूँ। वो इस घर के बड़े हैं ना, तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने ही तो सब कुछ संभाला है। इसका मतलब है इस घर में कुछ भी आता है तो पहले ताया जी को दिखाया जाता है। हाँ बेटा, वो बड़े हैं, वो सबको बांट देते हैं चीजें आपस में। माफ करिएगा माँ जी, लेकिन उन्होंने कहीं अपने बेटों को ज्यादा हिस्सा दे दिया तो हम तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। गुंजन, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा कि वो भेदभाव करेंगे? उन्होंने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी ऐसा ही होगा इस घर में। वे बड़े हैं, उनकी सहमति से ही सब कुछ होगा। आप भी माँ जी को कुछ नहीं कहती भाभी? इस घर में हमेशा से यही होता आया है और ताया जी ही सबको सब कुछ बांटते हैं, और जब हमारी सास और हमारे पति ही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों ही बोले? इसका मतलब इस घर में हर कोई गांधारी बना हुआ है, देखकर भी अंधे बने हुए हैं। अरे तुम चिंता मत करो, चारों भाई की आपस में खूब बनती है, कोई किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। अगर धोखेबाजी होगी भी तो इस घर में किसको दिखने वाली है? गुंजन को इस घर के नियम समझ में नहीं आ रहे थे। उसे ये बात खटक रही थी कि ताया जी ही सब कुछ क्यों बांट रहे, सब कुछ उनके हाथ में ही क्यों है। हाँ, पापा के जाने के बाद सब कुछ ताया जी ने ही संभाला था। मैं और मेरे भैया भी उनके साथ ही काम में शामिल हो गए फिर। हाँ, लेकिन आपको अपने पिताजी की फैक्ट्री को तो लेना चाहिए था, आपने वो क्यों नहीं मांगी आज तक? अरे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, ताया जी ने हमें किसी चीज की कमी नहीं रखी। ये मेरे पति भी युधिष्ठिर की तरह भोले भंडारी लग रहे हैं, किसी चीज की समझ ही नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ निकुंज, मुझे इस घर की आपकी बहुत चिंता है। कल को अगर ताया जी के बेटे आपको इस घर से निकाल दे या आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले तो आप क्या करेंगे? तुम सबको गलत समझ रही हो। रंजन और कुंदन भैया ऐसा क्यों करेंगे भला? वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तभी आपके पास कार नहीं है और उनके पास है।
तभी आपके पास फैक्ट्री के कागज नहीं है, उनके पास है। उन्हें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको पड़ती है। अरे वो ऐसा ही सब नहीं है आपके पास इसका जवाब, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही कह रही हूँ। आपको अपने परिवार के लिए अपना हक मांगना चाहिए। आज हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, तब भी क्या उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे आप? गुंजन की बातें निकुंज के मन में कहीं न कहीं मीठे जहर की तरह घुल रही थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने विशाल और निकुंज को वो चीजें भी दिखानी शुरू की जिस पर आज तक उन दोनों ने कभी गौर ही नहीं किया था। विशाल, निकुंज, तुम दोनों आज ऑफिस जल्दी आ जाना, और सुनो ये फाइल्स भी लेकर आना। जी भैया। अब चलिए हम दोनों नाश्ता खाकर आते हैं। ज्यादा देर मत करना, सारी फाइल सबमिट करनी है, इसलिए नाश्ता जल्दी कर लेना। जी बस जल्दी से आते हैं। चलो कुंदन। थोड़ा जल्दी करो, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है हमें। वो तो मैंने देखा कि रंजन भैया और कुंदन भैया किस तरह आपको ऑर्डर देकर गए हैं कि नाश्ता मत करना, फाइल्स लेकर आना, जल्दी ऑफिस आओ। अरे ऑर्डर नहीं दिया है, बस कह कर गया। भैया आप दोनों भाई बड़े ही भोले हैं। जिस तरह से वे दोनों आपको बता कर गए हैं उसे ऑर्डर ही कहा जाता है। आप दोनों उनके सेक्रेटरी है क्या, जो वो आपसे ऐसे बात करके गए? वो बड़े हैं हमसे, इसलिए शायद हक से बात कर लेते कभी कभी। हक में छोटा दिखने में फर्क होता है निकुंज। आप दोनों उनकी हर बात को मानते हैं, तभी वे लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो दोनों आपको नाश्ता जल्दी करने को कहकर गए, जबकि खुद 1 घंटे तक टेबल से उठते भी नहीं है। गुंजन, छोड़ो ना, ये सब बातें क्यों कर रही हो, और वो भी इस वक्त। नहीं, निकुंज का कहना सही है, हम भी आज जल्दी नहीं जा रहे, हम भी आराम से नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे। लेकिन ये फाइल जरूरी है ना विशाल? हाँ, देख लेंगे हम भी उस फैक्ट्री में मालिक है, नौकर नहीं है। अब चलाए तीर निशाने पर। अब देखती हूँ कि ये रामायण के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पांडव और कौरव में नहीं बदलते। विशाल और निकुंज के ऑफिस जल्दी ना पहुंचने पर चारों भाइयों के बीच बड़ी सी बहस हो गई। ये पहली बार था जब चारों आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। हाँ, तो हमें भी देरी हो गई, क्या बात है? आप दोनों भी तो कितनी देर से आते हैं फैक्ट्री? हम घर से भी सारे काम निपटाते ही हैं, और फैक्ट्री की भाग दौड़ गैरों के हाथों में नहीं सौंप सकते हम। तभी तुम दोनों से कहा था जल्दी आने को। आप लोग हमें छोटा समझते हैं, इसीलिए हमसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन अब से ये नहीं होगा। वाह विशाल भैया, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये निकुंज कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अभी भी नकुल सहदेव की तरह चुप खड़ा है। विशाल, तुम दोनों रंजन और कुंदन से छोटे हो ना, और ये बात कोई नहीं बदल सकता। हमारे घरों ये पहली बार है जो तुम चारों आपस में से लड़ रहे हो। अरे भीष्म पितामह और मेरी सास कृष्ण बनकर आ गए इन चारों को समझाने। और ये क्या तरीका है अपने बड़े भाइयों से बात करने का? मत बोलो कि पापा के जाने के बाद इन्होंने ही तुम दोनों को व्यापार समझाया है, अपने बेटों की तरह रखा है। और तुम दोनों इनसे बड़े हो ना, तो अपना फर्ज निभाओ, इन्हें समझाओ। इसके बजाय तुम चारों आपस में लड़ने लगे हो। मैंने बचपन से तुम दोनों को यही सिखाया है कि ये घर एक ही है, और यहाँ जो होता है वो सबके भले के लिए है। विशाल, रंजन भैया और कुंदन भैया से माफी मांगो। माँ, मैं तो बस हमारे हक की बात कर रहा था। हक प्यार से भी जताया जा सकता है विशाल। बड़े भाई पिता का दर्जा रखते हैं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ, सॉरी। माफी अपने भाइयों से मांगो। सॉरी भैया, मैं आज कुछ ज्यादा ही बोल गया। ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही। आज हक मांगने निकले ना, पहला हक कितना है वो तो देख लो तुम दोनों। रंजन बॉस, एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। शुरुआत इन्होंने की है पापा। हमारे मन में कभी इनके लिए कोई फर्क नहीं था, लेकिन आगे का पता नहीं है। ये हुई ना बात। कम से कम इनके मन में नफरत का कीड़ा तो बैठ ही गया। गुंजन की चाल से रंजन के मन में अपने दोनों भाइयों के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, लेकिन गुंजन को पता था उसकी सास राधिका के रहते चारों भाइयों को अलग करना नामुमकिन सा हो जाएगा।
अरे माँ, मेरे पति तो कुछ कहते ही नहीं है, जैसा वो लोग कहते हैं बस वो करते जाते हैं। ऐसे तो उनको अपना हक मिलने से रहा। वही तो, सब कुछ तो ताया जी के बेटों के हाथ में है, और वो दोनों भी कुछ कम नहीं है, इन दोनों भाइयों पर हुक्म चलाते रहते हैं। लेकिन तूने एक बात अच्छी कर दी, रंजन और कुंदन के मन में इन दोनों के लिए नफरत का कीड़ा डाल दिया। बस हमें इसी का फायदा उठाकर सब कुछ अपने हिस्से में लाना है। लेकिन माँ, महाभारत का युद्ध तो तभी होगा ना जब मेरी सास यहाँ से जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है वो सारथी बनकर आ जाती है संभालने। तो एक काम कर, अब आने वाले 15 दिन में तीर्थ के द्वार खुलने वाले हैं। तू अपनी सास और ताया जी को वहां भेज दे, फिर मैं देखती हूँ आखिर सब कुछ हमारे पास कैसे नहीं आ जाता। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही कोई तिगड़म लगाती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद गुंजन ने दोनों भाइयों से कहकर अपनी सास और ताया जी की तीर्थ की टिकट करवा दी। रंगोली, गुंजन, देखो मैं यहाँ कुछ दिन नहीं हूँ, इसलिए पीछे से सब कुछ तुम दोनों को ही देखना है। माँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए, हम सब कुछ यहाँ देख लेंगे। हाँ माँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप जब यहाँ आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। बदलाव तो संसार का नियम है, और अब वैसे भी ये घर तुम दोनों का है, तुम्हें इसे जैसे संवारना है संवारो। बस ये ध्यान देना कि ये परिवार बिखरना नहीं चाहिए। जी माँ जी, अभी घर के हालात ठीक नहीं है ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। अब पहले जैसा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप वापस आएंगी तब तक यहाँ सब कुछ बदल गया होगा। गुंजन की चाल काम कर गई थी। तायाजी और राधिका दोनों तीर्थ की यात्रा पर चले गए। अब मौका था गुंजन की माँ का इस घर में आने का, जिसके आने से एक नया शतरंज बिछ गया था। अरे आइए आइए दामाद जी, विशाल जी, कैसे हैं आप? जी हम सब ठीक है माँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा आपकी माँ भी यहाँ नहीं तो मैं उनकी कमी पूरी करने चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया, गुंजन को भी आपकी बड़ी याद आ रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ तो हमारा वक्त ही नहीं बीत रहा बिल्कुल भी। आइए मिलकर थोड़ी देर ताश खेलते हैं। ताश? लेकिन इस घर में तो ताश है ही नहीं आंटी। अरे मेरे पास है ना, माँ ने मुझे शादी के वक्त दिया था, मैं अब भी लेकर आती हूँ अपने कमरे से। क्या चल रहा है आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बड़े ही अच्छे समय पर आए हैं। हम बस ताश की बाजी ही खेल रहे थे। ताश? विशाल और निकुंज को पता भी है क्या ताश क्या होता है? अरे विशाल जी, निकुंज जी, इन्होंने तो आपकी साफ साफ मजाक बना दी। क्या हुआ, आप दोनों को ताश खेलना नहीं आता क्या? अरे हमने तो फिर भी कई सारी बाजियां जीती है दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी खेला भी है। क्यों विशाल, तुम्हें पता है ताश कैसे खेलते हैं? वो माँ ने कभी खेलने ही नहीं दिया, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ 2-3 बार खेला है। 2-3 बार? उससे कोई बाजी जीती नहीं जाती। चलिए फिर देख लेते हैं आज कौन जीतता है। चलो, वैसे भी पापा और चाची जी है नहीं, वरना वो लोग हमें खेलने ही नहीं देते। अरे कोई बात नहीं, उन्हें कोई बताएगा भी नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन देखिए, इस बाजी में सब कुछ असली होगा, पैसे, चीजें, जो कुछ भी लगाया जाएगा सब कुछ असली, नहीं तो मजा नहीं आता बाजी में। लगता है अब सब कुछ हारने का प्लान करके आई है आंटी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत सी ताश खेली है अपने जमाने में। ठीक है, फिर देखते हैं आज कौन जीतता है। शालिनी चारों भाइयों के साथ ताश की बाजी लगाती है, लेकिन निकुंज और विशाल को सच में ताश खेलना नहीं आता था, इसलिए लास्ट में पूरे 2 लाख रुपए वो लोग हार गए। 2 लाख रुपए जीत गए हम। हमने कहा था सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन आप मानी नहीं। मुझे नहीं पता था कि दामाद जी और उनके भाई को बिल्कुल भी नहीं आती ताश। चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ खेलकर मजा आ गया। ठीक है, कल मिलते हैं। शालिनी के आने के बाद घर में रोज ही ताश की बाजी खेली जाने लगी, जहां कुंदन और रंजन काफी पैसे और शालिनी के जेवर जीत चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की बाजी इस घर का इतिहास बदलने वाली थी। देखिए आंटी जी, आज तो आप सब कुछ हार गई हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। माँ जी अब बस करिए ना, आप सब कुछ हार जाएंगी। अरे ऐसे कैसे हार मान लूं? आज मैं मेरा घर दांव पर लगाती हूँ।
अगर ऐसी बात है तो हम ये घर के पेपर्स लगाते हैं, देखते हैं इतनी बड़ी बाजी कौन जीतता है। आप लोग पागल हो गए क्या? ये क्या चल रहा है? भाभी, आप बीच में क्यों आ रही है? जो हो रहा है होने दीजिए ना। अरे लेकिन ये सब गलत है। सब कुछ हमारे ही फेवर में होगा, आप चुप रहिए, बस देखती रहिए। हाँ तो रखिए फिर साइन किए हुए पेपर्स यहाँ। ये लीजिए। शालिनी ने आज ऐसे पत्ते फेंके जिसने रंजन और कुंदन को परेशान कर दिया। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन शालिनी से हार गया और घर शालिनी के हाथ में चला गया। ये तो लगता है किस्मत का ही खेल है, नहीं तो आप लोगों से कौन जीत सकता था भला। हाँ, हम फिर से एक बाजी खेलना चाहते हैं। इस बार हम फैक्ट्री को दांव पर लगाते हैं। सोच लीजिए कुंदन जी, अगर आप हार गए तो। हारने का सवाल ही नहीं है, तुम रखो पेपर्स। शालिनी की चाल काम कर गई थी। उसने उन दोनों को जीतने की इतनी लत लगा दी थी कि वो दोनों अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसमें उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब तो आपके पास हारने को कुछ भी नहीं है रंजन जी। अभी भी एक चीज है, ये मंगलसूत्र। आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र दांव पर लगा रहे हैं? हाँ, मैं भी। ये रही हमारी आखिरी चाल। बंद करो ये सब, क्या हो रहा है यहाँ? हम इस घर से कुछ दिन के लिए बाहर क्या गए, यहाँ तुम चारों ने इस घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। माँ, वो तुम सब भूल गए हो कि इतिहास हमें सिखा चुका है कि किसी दूसरे की बातों में आकर कैसे विनाश हो सकता है। तुम चारों ने बाहर वाली व्यक्ति को अपने घर में घुसने की इजाजत दी और देखो आज तुम सब अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक दांव पर लगा रहे हो। समधन जी आप। बस, आज के बाद आपको हमारे घर में हमारे बच्चों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगी और ये मेरा गुस्सा नहीं, मेरा निर्णय होगा। माँ अपनी बेटियों को दहेज में गीता देती है जिससे घर में धर्म की स्थापना हो। आपने दहेज में ताश दी थी, लेकिन मैं इस घर में कोई विनाश नहीं होने दूंगी। महाभारत का इतिहास इस घर में कभी नहीं दोहराया जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि आज भी गीता का ज्ञान, कृष्ण के शब्द और हमारे घर की मर्यादा हम सबको याद है। बहन जी, आप जा सकती हैं। इस परिवार में तो इतिहास ने खुद को नहीं दोहराया, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे घर होंगे जहां ताश, अधर्म और किसी की चालों ने कितने घरों को बर्बाद किया होगा। प्रेम के लिए कोई अच्छी लड़की मिली क्या? उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। अरे रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर कोई रिश्ता हमारे लायक हो तो हम बात आगे करें। हम खानदानी लोग हैं, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ा सके। हाँ पापा, ये बात तो सही है। हमारा रहन सहन तौर तरीका अलग है, उसमें एडजस्ट होने वाली ही लानी होगी। सही कह रहे हो आप सब। अरे क्या सही कह रहे हो, ऐसे तो लड़की मिलने से रही, बैठे रहो कमारे। अरे किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की को बहू बनाकर ले आते हैं, धीरे धीरे यहाँ रहते रहते सब सीख जाएगी। बात तो तुम्हारी भी सही है कलावती। बस एक लड़की है मेरी नजर में जो संस्कारी है, गुणी है, पढ़ी लिखी है, कहो तो बात करता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है, कीजिए ना आप बात। अगर सब अच्छा लगा तो हम जल्द ही प्रेम की शादी कर लेंगे। अरे वाह, फिर तो हमारी हवेली में जल्द ही शादी की शहनाइयाँ गूंजेगी। तू भी ना प्रियांश। वीरेंद्र जी ने जिस लड़की की बात की थी उसका नाम था संजना। पढ़ी लिखी, सलीकेदार, मधुर स्वभाव और सादा पहनावा। जब परिवार वालों ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें संजना बहुत पसंद आई। रिश्ता जल्दी ही तय हो गया। कुछ ही हफ्तों में प्रेम और संजना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। अब वक्त था उस नई बहू के अपने खानदानी ससुराल में कदम रखने का। आओ आओ संजना बेटा, घर में लक्ष्मी पहली बार कदम रख रही है। दहलीज पार करते वक्त दाएं पांव से आना और बेटा इस दीवार पर ना अपने हाथों की छाप लगा देना। मम्मी जी, ये हाथों की छाप बनानी जरूरी है क्या? हाँ संजना बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है जो पुरखों से चली आ रही है। मैं जब ब्याह कर आई थी तो मेरी सास ने भी मुझसे ये रस्म करवाई थी। हाँ बेटा, हमारे घर के हर एक नियम हमारे दादा परदादा के जमाने से चले आ रहे हैं।
तुम्हें भी इन सबको निभाना होगा। जी पापा जी, मम्मी जी समझ गई। टेंशन मत लीजिए भाभी, आपको मम्मी सब समझा देगी हमारे खानदान के बारे में। लंबा सफर था, अभी आप बहुत थकी होंगी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप प्रियांशु तो अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा, मैं थोड़ा काम निपटा देता हूँ। ओके भैया। प्रियांशु संजना को उसके कमरे तक छोड़ाया। संजना शादी के रीत रिवाज से बहुत थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर पड़ती ही उसे तो नींद आ गई। सुबह कब हुई पता भी नहीं चला। सुबह के 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी और तैयार होकर रसोई में गई। उसने सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए चाय लेकर हॉल में आई। ये लीजिए पापा जी, मम्मी जी, अदरक वाली चाय पीजिए, आप लोगों को पसंद है ना? ये क्या बहू, सबसे पहले चाय? तुम्हें पता नहीं है हमारे घर की क्या रीत है? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने सोचा सब सुबह सुबह उठे हैं तो सबको चाय चाहिए होगी, इसलिए मैं चाय बना कर ले आई। प्रेम भैया, आपने भाभी को कुछ बताया नहीं क्या हमारे घर के बारे में? अरे मैं जब कमरे में गया तो तुम्हारी भाभी सो चुकी थी, इसलिए मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। अरे सब पहले में क्यों बात कर रहे हैं, प्लीज बताइए ना, मुझसे क्या गलती हो गई है? संजना बेटा, हमारे यहाँ सुबह सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर सूखे मेवे की चिक्की खाई जाती है, फिर बाद में हम सब चाय पीते हैं, यही हमारी परंपरा है। हाँ, मेरे दादाजी के जमाने से यही रीत चली आ रही है। जो भी हमें दादाजी ने बताया हम आज तक निभा रहे हैं, और बहू आगे तुम्हें भी वही निभाना है। दादाजी कहते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हाँ बहू, अब जाओ, जाकर सूखे मेवे की चिक्की बनाकर पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको पहले चिक्की दो, बाद में चाय पीएंगे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। और हाँ, कल से इतनी देर से उठना नहीं चलेगा। हमारे घर में जो नई बहू आती है उसे घर में सबसे पहले उठना होता है, तो तुम्हें सुबह 4:30 बजे उठ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा जी 5 बजे उठते हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी तो मेरे मायके में कभी कोई नहीं उठा होगा। जी तो कर रहा है कि कह दो कि मेरे मायके में ये रीत है कि सुबह 6 बजे से पहले कोई उठता नहीं और कोई उठाता नहीं, और रीत तो रीत होती है, निभानी पड़ेगी। अब मैं इस घर की बहू हूँ तो कुछ कह भी नहीं सकती, मुझे इनके हिसाब से ही ढलना होगा। अरे संजना, किस सोच में डूब गई? अरे कुछ नहीं, बेचारी सोच रही होगी ये सब कैसे याद रखेगी। तू चिंता न कर, मैं तुझे हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा की लिस्ट बनाकर दे दूंगी, बस तुम उसे फॉलो करते रहना। हमारे यहाँ खाने में भी नियम है, ऐसे ही कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता, तो लिस्ट के हिसाब से ही किचन में काम करना। अब जाकर सूखे मेवे की चिक्की बनाकर भोग लगा ले। जी मम्मी जी। अब संजना ने फिर से मेवे की चिक्की बनाई, भगवान को भोग लगाया और पूजा की। फिर सबको पहले चिक्की का प्रसाद दिया, फिर चाय दी। ये सब करके संजना भी अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी कि कलावती उसके पास आई और कहा, अरे संजना बेटा, आराम कर रही हो? नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा लेट गई थी। कहिए ना मम्मी जी, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लिस्ट लाई हूँ। किस चीज की लिस्ट है मम्मी जी? इसमें ना हमारे घर के सारे रीति रिवाज लिखे हैं, जैसे कि हल्दी कुमकुम से चूल्हे की पूजा किए बिना हमारे यहाँ रसोई में कुछ भी नहीं बनता। हमारे यहाँ राई का छौंक सिर्फ कढ़ी में ही लगता है। हमारे यहाँ जीरे का छौंक हर सब्जी में जरूरी होता है। सर पर आंचल रखना चाहिए। खाने में 4 तरह की सब्जियां कंपलसरी है, और भी बहुत कुछ है बेटा, ये लिस्ट में पढ़कर तुम सब समझ जाओगे धीरे धीरे। हाँ हाय मम्मी जी, इतनी बड़ी लिस्ट, इसे पढ़ पढ़ कर काम करते करते तो सुबह की शाम हो जाएगी। अरे वो जो भी हो, हर काम इसी लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। और हाँ, ये इतनी हल्की साड़ी हमारे यहाँ पहनना बहू को अलाउड नहीं है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है बहू, तो हमारी परंपरा के हिसाब से तुम्हें भारी साड़ी पहननी है और सर पर आंचल रखना है और थोड़े गहने पहन कर रहना है। अरे समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी, घर पर भी ये सब पहनकर रहना होगा? मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाऊंगी। अरे वो जो भी है, रहना तो अब तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा। और हाँ, आज घर पर पड़ोस की औरतें आएंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाने, तो जल्दी से भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ और रसोई में जाकर हमारे खानदान के हिसाब से सबके लिए शाही खाना बना लो। लिस्ट में सब लिखा है, पढ़ लो। संजना को सब बताकर कलावती वहाँ से चली गई। कलावती की बातों से संजना का दिमाग चकरा गया था।
पर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी गहने पहने, भारी भरकम एक साड़ी पहनी और फिर चली गई किचन में लिस्ट लेकर खाना बनाने। अब वो हर चीज में लिस्ट देख रही थी, फिर कर रही थी। चूल्हे की पूजा, जरूरी मसाले, सब्जियों की गिनती, और यही करते करते दोपहर हो चली थी। अरे इस पे तो लिखा है रोटियों पर घर का निकला ताजा मक्खन लगाना है। ओह, मैंने तो देसी घी निकाल लिया था। हे भगवान, ये क्या लिखा है? जीरे का तड़का सब्जी में, कड़ी में नहीं डालना। हाय, क्या क्या लिखा है? राई बस कड़ी में। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी सब्जी में क्या डालूं। मुझे इस खानदानी ससुराल की शाही खाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इधर संजना लिस्ट देख देख कर खाना बनाते परेशान थी, तो उधर मोहल्ले की औरतें भी आ चुकी थी। अरे कलावती, कितनी देर हो गई, अब बहू के हाथ का खाना तो खिला, अभी तक नहीं बना क्या? हमें बहू का मुंह भी तो देखना है। अब थोड़ी देर लगेगी बहू को, नहीं है ना? हर चीज हमारे घर के हिसाब से करनी है। हम ठहरे खानदानी लोग, पर हमारी बहू बड़ी समझदार है, जल्दी ही आती होगी। और एक बार आवाज देकर पूछ तो सही तेरी बहू को, और कितनी देर लगेगी? पता चला दोपहर के खाने को शाम हो गई शाही खाने के चक्कर में। हाँ, सही कहा चिंता बहन, कितनी देर हो गई। कलावती, एक बार आवाज देकर पूछ ही ले। अच्छा बाबा, पूछती हूँ। संजना बेटा, खाना बना कि नहीं? बन गया हो तो ले आओ, यहाँ सबको बहुत ज्यादा भूख लगी है। जी मम्मी जी, बन गया है, बस ला रही हूँ। तभी संजना हाथ में खाना लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, लीजिए मम्मी जी, लिस्ट के हिसाब से सब बना लिया है। कड़ी, 4 सब्जियां, पुलाव, रोटियां और खीर भी, और हाँ, सलाद भी बिल्कुल उसी तरह सजाया है जैसे आपने लिख कर दिया था। संजना ने अब और 2 थालियां लगा दी। प्रेम और प्रियांश भी आकर खाना खाने लगे। भाभी, खाना बिल्कुल हमारे घर जैसा बना है, आपके हाथों में बहुत स्वाद है। खाना अच्छा बना है संजना, और तुम्हारी मेहनत दिख रही है। हाँ हाँ, और हमारा प्रेम तो खाने का शौकीन है। इसे भले कुछ मत देना, पर खाना अच्छा मिल जाए। हमारे प्रेम के दिल का रास्ता तो पेट से होकर ही जाता है। हाँ, याद है जब प्रेम छोटा था तो मेरे घर आकर कितने ब्रेड पकोड़े खाता था। फिर तुमने डांट दिया कि हमारे खानदान में कोई ब्रेड नहीं खाता, तब से इसने आना ही बंद कर दिया। हाँ चिंतामणि, मुझे याद है। इसी तरह तारीफ करते हुए कमला और चिंतामणि खाना खाकर चले गए। सभी के खाना खाने के बाद संजना ने भी खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। ओह, तो ये बात है, प्रेम जी को खाना खाने का बड़ा ही शौक है ना। तो अब मैं प्रेम जी को रोज कुछ न कुछ अलग जायकेदार बनाकर खिलाऊंगी, जो कि इस घर में कभी नहीं बनता। संजना अब समझ चुकी थी उसे क्या करना है। अगले दिन संजना ने सबके लिए नाश्ता उसी लिस्ट में पढ़कर बनाया। सभी नाश्ता करने आ चुके थे। संजना,
मुझे उम्मीद है कि अब तुम हमारे नियमों को अच्छे से निभा रही होगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारे यहाँ ज्यादा चटपटा खाना नहीं खाया जाता। खाना सिर्फ देसी घी में बनता है, वो भी घी कितना यूज करना है उसे नाप कर। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब लिख कर दे दिया है। संजना, आज मंगलवार है तो तुमने उसी हिसाब से नाश्ता बनाया होगा, है ना? जी मम्मी जी, बिल्कुल वैसा ही। हल्के मसालों की चने की सब्जी, पराठे, लौकी का हलवा और जूस बनाया है। भाभी, अब तो बड़ी जल्दी सब सीख गई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये सब करने में? होती है ना भैया, एक एक चीज लिस्ट में देखकर पूरे नियम और परंपरा के हिसाब से करना बहुत मुश्किल है, पर करना ही पड़ता है। चलो मैं तो कर लूंगी सब, पर आप सोचिए, जब आपकी शादी होगी तो क्या आपकी बीवी ये सब करेगी? हाँ भाभी, ये तो सोचने वाली बात है। संजना ने अब बातों बातों में हल्की सी चिनकारी लगा ही दी थी। प्रियांश अब सोचने पर मजबूर हो गया था। खैर, सबको नाश्ता पसंद आया और सब नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले गए। तभी संजना ने रसोई में ब्रेड पकोड़े बनाए और अपने कमरे में ले गई, जहाँ प्रेम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। अरे संजना, तुमने मुझे आज नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोक दिया? क्या सरप्राइज है, बताओ भी। ये भगवान, प्रेम जी, आपने एक साथ कितने सारे सवालों की बारिश कर डाली। जरा रुकिए, सांस लीजिए, बताती हूँ। मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से बताओ। ये लीजिए प्रेम जी, ये रहा आपका सरप्राइज। टन टन, मैंने आपके लिए चुपके से ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। अरे ये तो मेरे फेवरेट है, पर हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, तो मैं इस घर में कैसे खा सकता हूँ? पापा मम्मी नाराज होंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आप डरती क्यों है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी फेवरेट है ना, बस खा लीजिए। ठीक है, मुझसे बाहर रहा भी नहीं जा रहा है। अब प्रेम ब्रेड पकोड़े पर टूट पड़ता है, उससे सारे ब्रेड चट कर दिए। सच समझना, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। अरे यार, तुम तो रोज मेरे लिए यूं ही कुछ न कुछ बना दिया करो। सच कहूँ तो इस घर का शाही खाना खा खा कर मैं तो बोर हो चुका हूँ। जो हुक्म सरकार का, कल से मैं रोज आपके लिए कुछ चटपटा सा बना दिया करूंगी, सबसे छिपकर। संजना का प्लान काम कर रहा था। अब वो रोज प्रेम के लिए कुछ न कुछ बनाकर चुपके से अपने साड़ी के आंचल में छुपाकर कमरे में ले आती। प्रेम भी बेसब्री से उसके चटपटे खाने का इंतजार करता था। धीरे धीरे प्रेम को चटपटे खाने की लत लग गई। संजना अब तीनों टाइम उसके लिए कुछ न कुछ अलग स्पेशल बनाकर ले आती थी। ऐसे ही एक दिन प्रेम संजना के खाना लाने का वेट कर रहा था, तभी संजना कमरे में आई। उसका खाली हाथ देखकर प्रेम ने कहा, अरे संजना, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम आज मेरे लिए पास्ता बनाओगी, पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। अब क्या बताऊं प्रेम जी, मैं तो आपके लिए पास्ता बनाकर ला ही रही थी कि मम्मी जी किचन में आ गई, फिर मैं नहीं ला पाई। अरे संजना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे लिए पास्ता बना कर लाओगी, इस चक्कर में मैंने बाहर सबके साथ सिर्फ थोड़े फ्रूट्स ही खाए थे। अरे कोई बात नहीं प्रेम जी, आपको भूख लगी है ना, तो मैं आपके लिए अपना खानदानी शाही खाना लेकर आती हूँ, जो मैंने सबके लिए बनाया था। आपको तो वो खाना खाने की आदत है ना, क्योंकि वही तो आपके घर की परंपरा है। अरे नहीं खाना मुझे वो बिना मिर्च मसालों वाला खाना। तुम मेरे लिए जो बनाकर रोज लाती हो वो लाओ ना, मुझे वही खाना है। देखिए प्रेम जी, अब मैं वो खाना आपके लिए नहीं ला सकती। मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से छुपा कर वो खाना लाती थी, पर अब मुझे डर लगता है। मम्मी जी कभी भी किचन में आ जाती हैं और कमरे में आते टाइम कभी भी पापा जी मिल जाते हैं। मैं भला उन्हें क्या ही जवाब दूंगी। अरे तुम बनाओ ना मेरे लिए एकदम चटपटी अच्छी अच्छी डिशेस, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। अरे पर आपके खानदान की परंपरा का क्या होगा? मम्मी जी पापा जी की परमिशन के बिना तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। ये परंपरा काफी पुरानी हो गई है, अब नए तरीके से चलना चाहिए। अब तुम जो कहोगी वही होगा, बस मुझे अच्छा खाना चाहिए। मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। संजना का प्लान पूरी तरह से सही जा रहा था। प्रेम को अब संजना के हाथों के बनाए टेस्टी चटपटे खाने की आदत हो गई थी, जिसके बिना अब वो नहीं रहना चाहता था। वो अपने मम्मी पापा के पास गया और कहा, मम्मी, मैं ये खानदानी शाही खाना खा खा कर ऊब चुका हूँ, मुझे नहीं खाना ये खानदानी शाही खाना। तो तुम क्या कह रहे हो बेटा? यही हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे दादा परदादा इसी तरह का खाना खाने का रिवाज बना कर गए थे। अरे तो रिवाज को बदल दीजिए ना,
कितने दिन ये पुरानी परंपरा को लेकर चलते रहेंगे? हाँ, मुझे भी भैया की बात सही लगती है। अब हमें इन सब से आगे बढ़ना चाहिए। अरे पर हम खानदानी लोग हैं, हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। आखिर फिर लोग क्या कहेंगे? और फिर हमारे खानदानी शाही खाने में बुराई भी क्या है? वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे मन लायक खाना नहीं बना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस प्रेम की इतना कहते ही कलावती और वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, अरे प्रेम बेटा, तू भी क्या इतनी सी बातों पर गुस्सा हो जाता है, घर छोड़ने की बात करता है? तुझे जो खाना है खा, मैंने कभी तुझे मना किया है क्या? पर बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए खानदानी परंपराओं को बदलने के लिए तैयार हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। वो सब तो ठीक है, पर फिर मेरे खानदानी ससुराल की शाही खाने का क्या होगा? और उस लिस्ट का मैं क्या करूंगी जो मम्मी जी आपने मुझे शादी के पहले दिन बना कर दी थी? बेटा, उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक दे, हमें नहीं खाना कोई खानदानी शाही खाना। अब तू जैसा बनाएगी हम सब वैसा ही खाएंगे। हाँ, ऐसे शाही खाने का क्या करना जिससे हमारा बेटा ही हमसे दूर हो जाए। हाँ बेटा, तेरा घर है, तेरा किचन है, तू संभाल। अब तो तू खुश है ना प्रेम? हाँ मम्मी, अब ठीक है। मम्मी जी, ये भारी भारी गहने और कपड़े मुझे थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते। अब जब इतनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं तो मुझे भी परमिशन दीजिए ना, मैं हल्के अपने लायक कपड़े पहन सकूं। ठीक है बेटा, ये भारी कपड़े गहने पहनने की भी जरूरत नहीं है, तुझे जैसे रहना है रह। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। अब आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। आज से घर में सब अपनी मर्जी से जिएंगे, पर हाँ, संस्कार नहीं भूलेंगे। हाँ बेटा, बस यही चाहिए। सब खुशी खुशी इस घर में रहे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों से प्यार से रहे, सब एक साथ रहे। हाँ पापा जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस घर को बिल्कुल संभाल कर रखूंगी। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। इस तरह ससुराल वालों ने अपनी खानदानी परंपरा की जिद छोड़ दी और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलकर चलने लगे।